तो बेटा देखो, आपने किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाया और वो ब्लॉक रेस्ट पर ही रह गया। अब ये कमाल की बात है भाई, जैसे आपने फोर्स लगाया मगर वो ब्लॉक रेस्ट पर ही है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी सी अलमारी है, लोहे की, आयरन की, बहुत भारी भरकम अलमारी है, ठीक है, और आपने तो फोर्स लगाया, पूरा दम लगा दिया, आपने तो फोर्स लगाया, मगर वो अलमारी तस से मस नहीं हो रही है, वो अलमारी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। तो एक बात बताओ, तुमने तो फोर्स लगाया ना, तुमने तो फोर्स लगाया ना, अलमारी नहीं हिली, मगर तुमने तो फोर्स लगाया। अच्छा, वो अलमारी ना हिली, उसका रीजन क्या होगा? फ्रिक्शन। तो तुम, अब मैंने उसको इधर रखा और मैंने कोई फोर्स नहीं मारा, आपने कोई फोर्स नहीं मारा, तो बताओ स्टैटिक या काइनेटिक? पहली बात तो बताओ, फ्रिक्शन लगेगा भी। मैं सीधे सीधे बोलूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कई गुना ज्यादा होता है। तभी तो जैसे ही हमारे पास ये पता चला कि रोलिंग फ्रिक्शन से कई गुना ज्यादा होता है स्टैटिक, तो हमने तब से ब्लॉक को खिसकाना बंद कर दिया। हमने क्या करा, हमने टायर का निर्माण किया, ठीक है, हमने बोला कि चक्कर लगा हुई है उसमें से, और क्योंकि रोलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, आप भाई साहब बड़ा सा ट्रक को भी खींच सकते हो अगर उसमें टायर लगाए। अगर टायर हटा दो तो 10 पहलवान भी मिलकर नहीं खींच पाएंगे बड़े ट्रक को, है ना, उसका वजन तुमको तब समझ आएगा। मगर सोचो रोलिंग ने कितना आसान कर दिया आपको, ठीक है, चीजों को। तो फ्रिक्शन में आपको बताऊं ना, फ्रिक्शन को जितनी फिजिक्स आती है ना भाई साहब, आपको भी नहीं आती अभी तक। फ्रिक्शन को जितनी फिजिक्स आती है उतनी फिजिक्स आपको भी नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन बहुत समझदार है भाई साहब, फ्रिक्शन बहुत समझदार है। देखो, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो उनमें और ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये ध्यान रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सभी फ्रिक्शन में ज्यादा पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो ये सेल्फ एडजस्टेबल भी होता है, सेल्फ एडजस्टेबल, सही बात है। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर कि मैंने जो इस वाले मार्कर पे वर्क डन करा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो अब पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई हमें वापस से। बात समझ में आ रही है क्या? अब और नेक्स्ट लेक्चर सच में बहुत जोरदार होने वाला है, क्योंकि अब थ्योरी वेरी ज्यादा नहीं है, अब है न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन, ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत में ही मैं आपसे एक बात कहूँगा, या आप उसको रिक्वेस्ट समझें, ठीक है, कि आज का लेक्चर सच में बहुत बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत फाड़ू लेक्चर आज का होने वाला है, ये ध्यान रखना। बहुत खतरनाक पढ़ाने वाला हूँ मैं। आज के पहले लेक्चर के बाद ही आपसे जेईई मेंस के नीट के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। मतलब ये ध्यान रखना कि इनके लेवल पर आप आने लगोगे, पहले लेक्चर में ही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा अगर आप, तो चलिए, तो अब हम फ्रिक्शन के मेन मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि इस लेक्चर के पहले लेक्चर में, मतलब इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, आप लोगों को मैंने पहले ही फ्रिक्शन को प्रैक्टिकली किस तरह से रिलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, है ना। जैसे कि फ्रिक्शन को आप बिल्कुल आप देखोगे, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो एक आइडियल केस बन जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर तो हमने सब जगह स्मूथ सरफेस ली थी, मगर रियलिटी में बात करें तो भैया सब जगह पर फ्रिक्शन है, साफ बात है, हर जगह पर फ्रिक्शन है, तो वो तो एक आइडियल केस बन गया था। इसलिए फ्रिक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि रियलिटी वही है, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने पहले भी बताया था भैया, फ्रिक्शन को मतलब रिलेट करके बताया था, जैसे कि चाय के कप से लेकर, है ना, मेरे लिखते समय यहाँ पर सब जगह फ्रिक्शन है ना। मैं मार्कर पे लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन। आप लोग कॉपी में लिख पा रहे हो, ड्यू टू फ्रिक्शन। हम चल पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, भाग पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, और स्केटिंग कर रहे हैं और ब्रेक लगा रहे हैं, सब चीज़ें हर जगह पर आपको भैया क्या मिलेगा? फ्रिक्शन। आपको पानी पीना है, ग्लास में आप पानी पीते हैं, उस ग्लास को आपने होल्ड कर रखा है, किसके कारण? सिर्फ फ्रिक्शन, ठीक है। तो हर जगह पर भैया फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन है, ठीक है। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और अब मेरी बात ध्यान से समझना, हर जगह पर फ्रिक्शन है, ये आपको बात तय है, समझ में आ चुकी बात है। अब जो भी मैं इस फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर पॉइंट बोलने वाला हूं, सबको अपने दिमाग में एकदम नोट कर लेना, और अभी 2 मिनट के लिए कॉपी और पेन छोड़ दो, सिर्फ सुनते चलो जो हम बता रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं सब चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ समझना, कॉपी पेन छोड़ दो, सिर्फ समझते चलना, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, सबको पता है भैया, है ना। कॉन्टैक्ट होगा तभी इसमें फ्रिक्शन लगेगा, साफ बात है। तो फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और कॉन्टैक्ट फोर्स है तो इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा। क्या बात सही है? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो क्या अब उसमें अगर वो कॉन्टैक्ट फोर्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगा, बिल्कुल सही बात है। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बेटा, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, तब उसमें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो जब भी कॉन्टैक्ट होगा तो एटम्स पास आएंगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है भैया वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है। सेकंड बात क्या है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, माना हमने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ी, टेंशन पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स पढ़े, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स ही होते हैं, मगर ये कुछ अलग टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये सारे जितने मैंने अभी आपको बताए तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर लगा करते थे सरफेस में, मगर ये जो है ये पैरेलल टू द सरफेस लगता है। ये कहाँ लगता है? पैरेलल टू द सरफेस। कभी भी फ्रिक्शन नॉर्मल नहीं लग जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए कैसा लगेगा? पैरेलल। तो ध्यान रहे, 2 चीजें बताई, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, बहुत बढ़िया सर। फिर वो ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस एक्ट करता है। तीसरी बात, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सर इसका मतलब क्या है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि जैसे
कंजर्वेटिव का मतलब पहले समझो क्या होता है, ठीक है। आपको नॉन कंजर्वेटिव का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सुनना मेरी बात, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जैसे मान लो मैंने मार्कर उठाया और इस मार्कर को मैंने यहां से यहां पर उठा लाया, यहां से यहां तक लाए, तो मैंने यहां पर इसमें कुछ वर्क डन करा, मैंने यहां से यहां पर उठाया तो यहां पर मैंने कुछ वर्क डन करा। तो अब वो वर्क डन ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब मेरा जो काम करा गया है ना, जो मैंने काम करा है वो कहीं ना कहीं स्टोर है, अभी भी सेव है, वो सेफ है ना। अगर मैंने इसको छोड़ा तो देखो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने इसकी बढ़ाई थी वो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। कैसे सर? डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सही बात है। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर कि मैंने जो इस वाले मार्कर पे वर्क डन करा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो अब पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई हमें वापस से। बात समझ में आ रही है क्या? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये सब मतलब हमें यूज हो जाती है, हमारी जो मैंने मैं काम करा वो यूज हो गया, ठीक है। मगर इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपने वर्क डन करा, यहाँ पर कुछ काम करा, तो वो जिंदगी भर के लिए लॉस हो गया, वो कभी भी मिलने वाला नहीं है, वो कभी मिलने वाला नहीं है, वो लॉस हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने साइकिल लो, साइड में लो साइकिल, और उसके दोनों ब्रेक को ऐसे पकड़ो और 10 मीटर सीधे जाओ, ऐसे गोल घूम के वापस से 10 मीटर यहाँ पर आ जाओ। अब वर्क डन के हिसाब से अपन बोलते हैं कि वर्क डन होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर आप जब गाड़ी को ब्रेक लगा के सर ले गए थे, साइकिल को ब्रेक लगा के सर ले गए थे, घिस के ले जा रहे हो, समझ रहे हो ना, साइकिल को दोनों ब्रेक लगाए, आप घिस के ले जा रहे हो, तो जाहिर सी बात आपको फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा रोड पे, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही है सर। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर मैं यहाँ से वहाँ पर गया, वहाँ से यहाँ पर आया, तो सर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर? जीरो। तो मेरा वर्क डन जीरो होना चाहिए। तो एक बात खुद सोच के बताओ, क्या वर्क डन जीरो होना चाहिए? क्या इसके दौरान क्या तुम्हें कोई थकान वकान नहीं हुई क्या? और अगर ऐसा है तो मैं तो आपसे बोलूंगा भैया आप तो ऐसे दिल्ली कलकत्ता घूम के आ जाओ सही बात है ना। आपको थकान नहीं हो रही तो ऐसा कर लो, फिर थकान तो होगी, जबरदस्त होगी, क्योंकि आप तो यहाँ पर खतरनाक वाला फ्रिक्शन आपको एक्ट भी कर रहा है, प्लस आप उतनी दूर जाकर वापस भी आओगे तो थक जाओगे आप, जाहिर सी बात है, सही बात है। तो सर ऐसा क्यों है? वर्क डन जीरो अपने फॉर्मूले से आ रहा है, तो फिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर वर्क डन जीरो उसी का होता है जो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटी। इनके केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इनका कभी भी वर्क डन आपको स्टोर नहीं मिलेगा। यहां पर एक बार लॉस हुआ मतलब जिंदगी भर के लिए लॉस हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो तीन बात समझ में आ गई, कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तीसरी बात जल्दी जल्दी समझे, जो ये वाला फोर्स है बेटा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लिख दो जल्दी से, इट डज नॉट डिपेंड, जल्दी जल्दी लिखे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट but depends on normal reaction, but it depends on normal reaction पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता भाई साहब। हमें लगता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है भाई साहब, इस पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क कर देना। क्वेश्चन पूछ लेते हैं भैया, मेडिकल वाले से सीधे सीधे पूछ लेंगे, बताओ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है क्या? बोलना नहीं, किस पे करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। चलो चौथी बात, यहाँ पर पांचवी बात, बेटा फ्रिक्शन लगता क्यों है? तो बोलना ड्यू टू इंटरलॉकिंग। जब सरफेस एक दूसरे के ऊपर रखी होती है ना, ये से लिख देता हूं, ये क्यों लगता है बेटा? ड्यू टू इंटरलॉकिंग। यहां पर लिख देना ड्यू टू इंटरलॉकिंग। क्या होता है सर? ये देखो ध्यान से समझो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सरफेस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो आप लोगों के लिए सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सरफेस नीचे से बिल्कुल एकदम स्मूथ होगा। ऐसा नहीं होता है हकीकत में, ना तो सरफेस स्मूथ है ना ही ब्लॉक। आपको लग रहा है कि बिल्कुल एकदम यहाँ पर से क्लीन है, साफ है, तो वो बिल्कुल एकदम स्मूथ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। असलियत में जब आप इसको जूम करके देखोगे, इस चीज़ को आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ना, तो सरफेस आपकी स्मूथ होगी कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपकी सरफेस कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पर इस तरह से बहुत छोटे छोटे इधर बम्प्स होंगे। आप शार्प बम्प्स बोल सकते हैं उसको, शार्प बम्प्स है ना। ये शार्प बम्प्स ही इसको रेजिस्ट करते हैं भाई साहब, ध्यान से समझना। और ये अपने पास सरफेस होगी किसकी बेटा? ब्लॉक की। ये ब्लॉक की सरफेस हो गई। ये जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया आपके सामने, है ना। तो ध्यान रहे कि यही चीज जो ये शार्प बम्प्स हो गए ना, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर जो सरफेस में उठा है, वो आपको लगेगा ऐसा कि बिल्कुल सर हमने तो स्मूथ कर दिया, चिकना है, मगर आप एटॉमिक लेवल पर जाके देखो, वो तो इसके लिए ताजमहल निकलेगा, इतना बड़ा साइज लगेगा उसको, है ना। तो भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं उनके लिए, सही बात है। तो ये जो शार्प बम्प्स हैं ये इसको रेजिस्ट करते हैं। वो आपको दिखते नहीं है, आपको तो सरफेस स्मूथ दिख रही है, मगर वो शार्प बम्प्स होते हैं और वहां पर ये उसको
चलने से रोकता है, ये इसको रगड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही ब्लॉक को चलाओगे तो वहाँ पर वो रगड़ेगा, तो वहाँ पर वो साउंड क्रिएट करेगा, हीट क्रिएट करेगा और वहाँ पर वो उसका पूरा लॉस कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरह से वहाँ पर वो फ्रिक्शन इसको हमेशा के लिए लॉस कर देता है। क्यों लगा फ्रिक्शन सर? क्यों? ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ड्यू टू इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन लगता है सर। हमें लगता है कि वो सरफेस स्मूथ है ना, वो हमको लग रहा है कि वो क्लीन है, नीचे से स्मूथ है, मगर वो इंटरलॉकिंग इस तरह से होती है वहाँ पर हमेशा। ठीक है, चलिए तो अब इतना पढ़ लिया, जल्दी से हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़ें और आगे बढ़ते हैं। ये आपको 5 चीज़ यहाँ पर ये कंप्लीटली अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे ये वाला पॉइंट, कि फ्रिक्शन जो होगा वो भी हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? थर्ड लॉ, फॉलो, जल्दी लिख देना है ना, फॉलो थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज एक्ट इन पेयर एंड इन डिफरेंट बॉडी, इन डिफरेंट बॉडी। इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, ये एक हुआ और एक ये वाला हुआ, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। अब सुनना बेटा, यहाँ पर देखो फ्रिक्शन डेफिनेशन समझो, वो सब समझ में आ जाएगा है ना। सुनो, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड देखो क्या बोला, फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि पैरेलल टू द सरफेस लगता है, जो कि पैरेलल टू द सरफेस लगता है। एंड यहां से ध्यान से सुनना, एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। और अब बहुत ध्यान से, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यह हुआ कि ये रिलेटिव मोशन को तो अपोज करता ही है, साथ में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ, ध्यान से समझना। मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो फ्रिक्शन लगेगा, मगर जब मान लो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है ना, तब भी फ्रिक्शन लगेगा तुम्हारा, ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन तब भी लगेगा। और जब रिलेटिव मोशन ना हो और उसकी जस्ट टेंडेंसी हो कि वो रिलेटिव मोशन होने वाला है, टेंडेंसी हो, तभी फ्रिक्शन वहां पर एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? ध्यान समझ। अच्छा, ये जब टेंडेंसी, देखो सुनो, इट अपोजेस, सुनो ध्यान से, इधर से सुनो, कहां पर लिखा ये रहा, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और साथ में वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाले का नाम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इनको दो भागों में और बटा हुआ है, वो आगे मैं बता दूंगा, बट आप ये ध्यान रखना है ना, जो मैंने अभी बोला कि जिसमें टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है ना, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब फ्रिक्शन अभी मतलब रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है मगर होने वाला है, तो उसमें स्टैटिक। जिसमें हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, घिस रहा है, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको एडिट करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये नोट कर लेना, नोट डाउन करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देख बेटा, यहाँ पर क्या लिखना है तुझे कि अपोज या सपोर्ट। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये अपोज और सपोर्ट दोनों करता है क्या? सुनो मेरी बात, अपोज और सपोर्ट द मोशन, ये मोशन को अपोज और सपोर्ट कर सकता है, ये सही है। तो तुम बोलो सर सपोर्ट कैसे कर सकता है? बताता हूं, ध्यान से सुनना भी। अपोज और सपोर्ट द मोशन बट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, तो बहुत ज्यादा, ये नोट डाउन कर लेना भैया, नोट डालो, नोट डाउन करो, 10 का नोट डालो यहाँ पर जल्दी से। क्या यहाँ पर सुनना ध्यान से बेटा, ये मोशन को सपोर्ट और अपोज दोनों कर सकते हैं। सर अपोज वाली कहानी तो समझ में आ रही है सर, सपोर्ट वाली बता दो, 1 मिनट रुकना बस, है ना। इस लाइन को खत्म करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। अपोज एंड सपोर्ट द रिलेटिव मोशन, अपोज एंड सपोर्ट द मोशन, याद रखना मोशन को करता है, बट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा, मगर मोशन को वो सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया। तो बेटा हम ये बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझना ध्यान से समझना। देखो बेटा, जैसे मान लो एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और मान लो ये सरफेस स्मूथ है, बहुत बढ़िया सर, ये सरफेस स्मूथ है, और तुमने यहां पर फोर्स लगाया F और यहां पर रखा है भैया फ्रिक्शन। ध्यान से समझना। अब बताओ क्या होगा, सुनो, जब तुमने इस वाली बॉडी पर फोर्स लगाया उधर की तरफ, इन दो के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो।
अच्छा मान लो कि ये वाला ब्लॉक, देखो इससे तो स्मूथ सरफेस है ना, साफ बात है। तो मान लो कि ये वाला सरफेस, ये जो बॉडी है नीचे रुकी रहती, मान लो रुकी रहती, तो ये वाली बॉडी आगे बढ़ती, फोर्स लगाया ना उसने, तो वो बॉडी आगे बढ़ती। तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता बता, उसको रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, कि भैया वो आगे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ यहाँ पर लगता, पीछे की तरफ लगता। समझ में आ बात, फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ लगता। तो अगर इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा तो इसमें फ्रिक्शन लगता आगे की तरफ। ध्यान से समझना, ये क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ध्यान से समझना क्या हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ आपको लिखवाया था ना मैंने, कि ये ऑलवेज एक्ट इन अ पेयर, पेयर में एक्ट कर रहा है, इन डिफरेंट बॉडी, बिल्कुल डिफरेंट बॉडी में है, और न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो भी करे। मतलब कि इस नीचे वाली बॉडी ने ऊपर वाली को फ्रिक्शन यहां दिया, पीछे की तरफ दिया, तो ऊपर वाली बॉडी ने नीचे वाली बॉडी को फ्रिक्शन आगे दिया, सरफेस में है ना, उसी सरफेस में आगे दे दिया, इसको सरफेस में पीछे दिया। क्लियर है, ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ, प्रूफ हो गया आपका। आपको वो लाइन जो आपको इधर लिखा था वो प्रूफ होगी। अब सुनो ये वाली लाइन, एक बात बताओ, फ्रिक्शन इस वाली बॉडी को तो अपोज कर रहा है क्योंकि आगे बढ़ रहा था, तो इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, मगर तुम देखो नीचे वाली बॉडी को चलने के लिए कह रहा है, मतलब कि उसको मोशन करवाना चाहता है, मतलब कि वो मोशन करवा रहा है, मतलब मोशन को, फ्रिक्शन जो है मोशन को सपोर्ट भी करता है और अपोज भी करता है, मगर वो रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। क्यों बेटा, क्योंकि इन दो में जब रिलेटिव मोशन होने वाला था तो वो क्या करना चाहता है कि नीचे वाले को, देखो क्या है कि वो खुद तो आगे जा रहा है, तो सोच रहा है कि नीचे वाले को साथ में लेकर चलूंगा ना तो हम दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर वो साथ में चलेंगे ना तो हमारे बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ऐसा। तो वो यही करना चाहता है कि हमारे बीच में कम फ्रिक्शन लगे, तो इसको साथ में लेके चलो, और अगर नहीं लेके चला तो क्या होगा दिक्कत, तो भैया और ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा फिर। तो समझ में आ रही बात आराम से, है ना। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को कम करना चाह रहा है वो, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रिक्शन इसमें आगे इसमें पीछे लगा। और अगर मैं फ्रिक्शन सिर्फ मोशन की बात करूँ तो मोशन को सपोर्ट और अपोज दोनों कर सकता है, मगर रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा। ये बात मैंने जितना भी कहानी बताया ना, अभी जितनी भी कहानी बताई है उसको पूरी एकदम कहानी बना के नोट डाउन कर लो अच्छे से, एक एक पॉइंट को स्टार मार के स्टार मार देना और नोट डाउन कर लेना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी तक आई होप कि आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। हकीकत में ये तक तो इतना शायद तक समझ में आ गया होगा, है ना। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, या मैं बोलूँ 6 पॉइंट आपको बताएं वो समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में क्या बोला मैंने आपको, ध्यान से समझना। क्या बोला था कि फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स दैट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस। इतना तो सही है सर, आसान है, दैट एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या बोला हमने कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज तो करता ही है, साथ में अगर टेंडेंसी होती ना रिलेटिव मोशन की, मतलब रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा, टेंडेंसी होने की, तो भी वो फ्रिक्शन अपोज करता है। कहानी ये है। और मैंने आपको बताया था कि टेंडेंसी हो रही है मूवमेंट की, मगर हुई नहीं है अभी तक, और इस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, मतलब रुकी हुई कंडीशन पे स्टैटिक, और जब हो गई है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। मैंने आपको ये सब बता दिया था, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हेडिंग डालो जल्दी से, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी से बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बेटा अपने पास 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक, एक रोलिंग। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन बात एक ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन नाम से ज़्यादा ये चलता है। तो स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग फ्रिक्शन, 3 तरह के अपने पास फ्रिक्शन होते हैं। तो देखो भैया, मैं तीनों के यहाँ पर केसेस ले लेता हूँ। जैसे ये देखो, हमने यहाँ पर सरफेस ले ली, तीनों केस में से मैं सरफेस ले लो भैया, ठीक है। अब तीनों के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि देखो किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखो अगर आपने यहाँ पर ब्लॉक रखा, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं आपको स्टैटिक नहीं, आपको ये काइनेटिक समझाता हूँ। काइनेटिक बड़ा आसान लगेगा आपको, इसलिए उसके बाद फिर स्टैटिक बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, काइनेटिक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपने किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाया और वो ब्लॉक चलने लगा, ये ब्लॉक चलने लगा, कुछ एक्सेलरेशन से यहाँ पर चलने लगा। बहुत बढ़िया सर, आपने ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो ब्लॉक चलने लगा। अब बताओ मुझे, जब ब्लॉक आगे चलने लगा तो ग्राउंड के कारण उसमें फ्रिक्शन लगा, ये बात तो सही बात है ना, ग्राउंड के कारण फ्रिक्शन लगा होगा। चलो एक बात बताओ कि अगर ये वाला ब्लॉक आगे चल रहा है तो इस ग्राउंड ने इस ब्लॉक को कहाँ की तरफ फ्रिक्शन मारा होगा। देखो इसकी जो नीचे की सर्फेस है सर वो ऐसी है ना, मान लो ऐसी ये पूरी सर्फेस है, तो इस ग्राउंड ने इस ब्लॉक को क्या फ्रिक्शन यहाँ लगाया होगा, क्योंकि सर, और वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि सर वो आगे बढ़ रहा है। जब वो ब्लॉक आगे जा रहा है तो घिसेगा, और फिर भैया घिसेगा तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ अपोज करेगा। इतनी बात तो समझ में आती है। तो ये हो गया अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, जहां पर मूवमेंट हो रहा था,
मूवमेंट हो रहा था, वहां पर भैया काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया। अब सुनो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो बेटा देखो, आपने किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाया और वो ब्लॉक रेस्ट पर ही रह गया। अब ये कमाल की बात है भाई, जैसे आपने फोर्स लगाया मगर वो ब्लॉक रेस्ट पर ही है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर बहुत बड़ी सी अलमारी है, लोहे की, आयरन की है, बहुत भारी भरकम अलमारी है, ठीक है, और आपने उसमें फोर्स लगाया, पूरा दम लगा दिया, आपने उसमें फोर्स लगाया, मगर वो अलमारी तस से मस नहीं हो रही है, वो अलमारी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। तो एक बात बताओ, तुमने तो फोर्स लगाया ना, तुमने तो फोर्स लगाया ना, अलमारी नहीं हिली मगर तुमने तो फोर्स लगाया। अच्छा, वो अलमारी ना हिली, उसका रीज़न क्या होगा फिर? फ्रिक्शन। तो तुम बोलोगे नहीं सर वो तो भारी है ना इसलिए नहीं हिली। अच्छा, भारी है नहीं हिली अगर आपको ये लगता है, तो एक बात बताओ, अगर मैं स्मूथ सरफेस कर देता तो तुम तो यहाँ पर हाथी भी रख दो, मैं तो बस एक पंच मारते हुए हाथी को भी उधर फेंक दूंगा। ऐसा भी तो है ना फिर, क्योंकि भैया स्मूथ सरफेस पर है हाथी, तो हल्का सा भी आप मारोगे तो वो हाथी चले जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर तो वो वाली बात नहीं है जिसे आप बोल रहे हो भारी भरकम, है ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस में कोई भारी कोई हल्का नहीं होता फिर तो क्या हुआ होगा, अगर उस अलमारी को मैंने फोर्स लगाया और वो अलमारी नहीं चली, इस ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक नहीं चला, तो क्या इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा होगा? बिल्कुल सही बात है, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। और सर वो फ्रिक्शन मेरे फोर्स को अपोज कर रहा होगा सर, मेरे फोर्स को अपोज कर रहा होगा सर, और ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सॉरी, ये हो जाएगा कि अपने पास बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि जो स्टैटिक कंडीशन में, जो रुकी हुई कंडीशन पर है, मतलब ये मूव नहीं करा है, मूव करता तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है सर? काइनेटिक। मूव नहीं करा तो कौन सा लगेगा सर? स्टैटिक। इतनी बात क्लियर आ रही है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। अब जैसे क्या है ना, आपने उसको यहाँ से ढकेला तो फ्रिक्शन आपको यहाँ पर अपोज करा, ठीक है। आप अलमारी को ऐसे ढकेलते तो फ्रिक्शन आपको इधर अपोज करता, आप उस अलमारी को ऐसे ढकेलते तो फ्रिक्शन आपको स्टैटिक वाला यहाँ अपोज करता। जाहिर सी बात है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ी कमाल की चीज़ है यार, मैं आपको बताऊँ। स्टैटिक फ्रिक्शन ना, पहली बात तो क्या है, ये सेल्फ एडजस्टेबल भी है, और डायरेक्शन वाइज तो चलो सभी यहाँ पर काम कर जाता है। डायरेक्शन तो फ्रिक्शन में आपको बताऊँ ना, फ्रिक्शन को जितनी फिजिक्स आती है ना भाई साहब, आपको भी नहीं आती अभी तक। फ्रिक्शन को जितनी फिजिक्स आती है उतनी फिजिक्स आपको भी नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। फ्रिक्शन बहुत समझदार है भाई साहब, फ्रिक्शन बहुत समझदार है। देखो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो उनमें और ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये ध्यान रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सभी फ्रिक्शन में ज़्यादा पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो ये सेल्फ एडजस्टेबल भी होता है, सेल्फ एडजस्टेबल, इसका मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल होता है ये, ठीक है। मैं इसका मतलब समझा दूंगा थोड़ी देर में, रुकिए बस, है ना। और ये कब एक्ट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, कब लगेगा आपके पास? वे एब्सेंट ऑफ मोशन, मोशन एब्सेंट होगा, है ना। तो रेस्ट कंडीशन में बोलो, या फिर जब मोशन एब्सेंट हो, मोशन नहीं हो रहा होगा, तब ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब करता है भैया काम? सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू जो होती है सर वो फिक्स होती है ना, ये फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात सर, इसमें ये जब मोशन में होता है तब, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, बेटा रिलेटिव मोशन लिखना बहुत जरूरी है यार, मोशन लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। रिलेटिव मोशन लिखना जरूरी है, ठीक है। मोशन में गड़बड़ क्यों हो जाएगी? मान लो ये ऐसे जा रहा है तो सरफेस भी ऐसे जा रही हो, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, इस तरह से लिख दिया। चलो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? तो बड़ा आसान है रोलिंग फ्रिक्शन। देखो जल्दी सिंपल से समझो। एक यहाँ पर गाड़ी का पहिया रखा है, चक्का मान लो आप पहिया रखा है, और आपने यहाँ पर इसमें फोर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने फोर्स लगा दिया। अब सुनो ध्यान से, है ना। अब ये वाला जो पहिया का ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर इसमें फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, बेटा फ्रिक्शन लगा बेटा पीछे की तरफ, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। जो इस पहिए को रोल करा रहा है, ये होगा रोलिंग फ्रिक्शन। पर इन सब में एक चीज ध्यान रहे आप लोगों को, कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है और वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। या मैं सीधे बोलूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कई गुना ज़्यादा होता है। तभी तो जैसे ही हमारे पास ये पता चला कि रोलिंग फ्रिक्शन से कई गुना ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हमने तब से ब्लॉक को खिसकाना बंद कर दिया। हमने क्या करा? हमने टायर का निर्माण करा, ठीक है। हमने बोला कि चक्का लगाओ भैया उसके नीचे, और क्योंकि रोलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, आप भाई साहब बड़ा सा ट्रक को भी खींच सकते हो अगर उसमें टायर लगाए तो। अगर टायर हटा दो तो 10 पहलवान भी मिलकर नहीं खींच पाएंगे बड़े से ट्रक को, है ना। उसका वजन तुमको तब समझ में आएगा। मगर सोचो रोलिंग ने कितना आसान कर दिया आपको, ठीक है, चीज़ों को। चलो बहुत बढ़िया। सर ये कैसे बताया? तो सुनो मेरी बात ध्यान से।
जब स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे हमने ग्रेटर लिखा है, मगर ये ध्यान रखना स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आप ध्यान रखना। क्या होता है जब स्टैटिक कंडीशन होती है ना, जब रुका होता है ना, तो इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाती है, तो उसको खिसकने में और दिक्कत आती है, ये ध्यान रखो आप। तो बस, तो स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। जितना कम फ्रिक्शन उतना इजीली मूव कर रहा है, जितना कम फ्रिक्शन उतना इजीली मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये वाली पूरी आपको कहानी समझ में आ गई है आई थिंक, ठीक है। आप जल्दी से लिख दो, ये सेल्फ एडजस्टेबल है, अभी आपको इसकी भी कहानी में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, इसके अलावा मैं आपको एक यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा, है ना। जल्दी से आप उसको समझ लिए, जल्दी से समझे आप, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ना। आपको ये तीनों तो चीज़ें क्लियर हो गई है ना, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ध्यान से समझे। तो भैया देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन ना स्टैटिक फ्रिक्शन पर बेस्ड है, ध्यान से समझना। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ में आ रहा है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना, ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना भी पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है चीज़ें, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि जो फ्रिक्शन है ना बेटा, वो डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल पे। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो बेटा फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल पे। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने बोला कि भैया प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और एक कोफिशिएंट लगा देते हैं जिसका नाम रखा हमने म्यू। तो फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन, ये ध्यान रखना। फ्रिक्शन हो गया बेटा आपका म्यू इंटू एन। अब इसके अकॉर्डिंग हम तीनों फ्रिक्शन को यहाँ पर डिनोट कर देंगे, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वही है, रोलिंग वाला तो रोटेशन में चले जाएगा, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी हम स्टैटिक और काइनेटिक समझते हैं। तो देखो बेटा, अभी हम बात करें तो ये हो गया अपने पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन। तो अगर मैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बोलूँ तो क्या लिखोगे बेटा आप, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा सर म्यू एस एन। एक काम करें, पहले म्यू तो बता दें क्या है ना। म्यू क्या है बेटा, ध्यान से समझे। म्यू क्या है, ध्यान से समझे, ठीक है। ये गंदा हो गया यार, ठीक है। म्यू क्या है, ध्यान से समझे। ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिख देते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और बच्चे ये क्या है, ये बच्चा है नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। बेटा ध्यान रहे कि व्हेन नॉर्मल इज जीरो देन फ्रिक्शन भी जीरो होगा। अगर नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। फ्रिक्शन तभी हो सकता है जब नॉर्मल रिएक्शन हो, ये ध्यान रखना है ना। नॉर्मल रिएक्शन होना जरूरी है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख दे जल्दी से। नॉर्मल रिएक्शन होना जरूरी है फ्रिक्शन के लिए। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर स्टैटिक और काइनेटिक की, तो ध्यान से सुने। देखिए बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखोगे तो एफ स्टैटिक लिखोगे क्या, म्यू स्टैटिक इंटू एन, मतलब म्यू एस हो जाएगा। कोफिशिएंट किसका लिया जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरह से लिखेंगे सर, म्यू के एन, है ना भैया, म्यू के एन, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, जनरली जो होता है ना बेटा, मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ये मैंने आपको बताया था। तो इसलिए बेटा क्या होगा, जनरली म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एन होगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के होगा, ठीक है। म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है मेनली, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा ही होता है या उसके बराबर होता है, ये हम लिख दें, है ना। या तो उसके बराबर होता है या तो उससे ज़्यादा होता है, उससे कम तो नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उसके बराबर या उससे ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूँ तुम्हारे सामने, तो ये ध्यान से समझो कि जो म्यू की वैल्यू है ना, स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है बेटा, है ना, वो लेस देन होती है 1 से और बड़ी होती है 0 से। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो इस तरह से कि जो म्यू की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। म्यू की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए आपको पता ये होगा। फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे अगर, तो थ्योरी वाइज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो म्यू होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है ना। मगर मैं आपको बता दूं बेटा कि हकीकत में, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं अगर मैं, जिससे देखो थियोरेटिकल
की बात करें तो थियोरेटिकल तो कुछ भी पॉसिबल है, आपको तो म्यू कल को 10 भी दे दिया जाए, है ना, वो तो पॉसिबल, कोई मतलब थियोरेटिकल तो कुछ भी हो सकता है। खैर वैसे देंगे नहीं, है ना, सब लोगों को पता होता है कि म्यू 0 से 1 के बीच में होता है। मगर मैं अगर आपको प्रैक्टिकल की बात करूँ, प्रैक्टिकली बहुत कम ऐसे सरफेस हैं जिसका म्यू 1 होता है या 1 से ज़्यादा होता है, और वो चीज़ें कौन सी हैं, तो बोलना सिलिकॉन पैड या सिलिकॉन रबर जो होता है उसका जो म्यू होता है वो 1 से भी ज़्यादा होता है, उसका म्यू 1 से भी ज़्यादा होता है। उसका मतलब क्या हुआ बेटा, फिर समझो, अगर मैंने इस पे ब्लॉक रखा, ध्यान से समझना बच्चे, है ना, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो म्यू है, अभी समझना ध्यान से, है ना, और ये सिलिकॉन पैड मान लो आप इसको, ठीक है, तो इसको खिसकाने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा ना, क्या मुझे फ्रिक्शन से ज़्यादा चाहिए होगा, जब भी तो खिसक पाएगा, है ना। तो वो फोर्स जो होगा ना बच्चे, वो म्यू एस एन होगा, जो कि मैंने लिखा अभी, चलो म्यू एस एन बोल दिया। इससे खिसकाना है तो सर स्टैटिक वाले को क्रॉस करना होगा, ठीक है सर। तो नॉर्मल तो सर एम जी हो गया, बहुत बढ़िया। अगर सर म्यू एस 1 से जनरली कम होता तो हमारे को पता है, हमें पता है कि खिसकाने में कम जो लगेगा इस कंप्यूटर को उठाने में। मगर अगर वो सिलिकॉन पैड है जिसका म्यू 1 से बड़ा है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके वेट से भी ज़्यादा, फ्रिक्शन फोर्स उसके वेट से भी ज़्यादा लग जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या। सिलिकॉन पैड में अगर आप किसी बोतल को रख दो, तो आप बोतल को आप सोचो कि रगड़ के उसमें उधर से उधर ले जाऊं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो ज़्यादा टफ होगा इस कंपेयर टू कि आप उसको उठा लो, उठा के इधर से उधर रख दो। तो कई बार होटल में आपने देखा होगा कि सिलिकॉन एक चादर बिछी होती है इस तरह से सिलिकॉन की, तो उसमें क्या होता है ना, आपको ना चीज़ें वहाँ पर गिरने का डर भी कम होता है। सही बात है, या मैं बोलूँ गिरने का डर होता भी है अगर चीज़ें नहीं पता हो तो आपको, है ना। आप सोचो कि भैया मैं इसको इधर खींच लूँ, तो बोतल में आप जरा सा आप बोतल को फोर्स लगाओगे तो वो ऐसे गोल घूम जाएगी, समझ रहे हो, या पानी वानी जो भी होगा ग्लास वस, तो गोल घूम जाएगा। आपको उसमें क्या करना पड़ेगा सिलिकॉन वाले में कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उठा के ले जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अदरवाइज चीज़ें गिर जाएंगी, है ना, वो खिसकाना और मुश्किल हो जाएगा, बस ये समझ लो। चलो खैर ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये तो बस छोटी मोटी फिजिक्स की बात बताई है मैंने, और ये बात आपको नोट करना है, ये दोनों चीज़ें, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये ध्यान रहे कि सिलिकॉन पैड का स्टैटिक म्यू एस जो होता है, म्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, किसके लिए, सिलिकॉन पैड के लिए, है ना, ठीक है। सिलिकॉन पैड के लिए जो म्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना प्रैक्टिकली। और थियोरेटिकली अगर आपको फिजिक्स में बात करें तो कैलकुलेशन में हर जगह म्यू 1 से 0 के बीच में रहेगा। चलिए ठीक है, अब हम इसका जल्दी से ग्राफ देख लेते हैं, देखो बच्चे, अब देखिए, अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ध्यान से समझना, है ना, किसकी बात करें, ग्राफ की। किसके बीच में है बेटा, ये फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स के बीच में, किसके, अप्लाइड फोर्स के। क्यों बनाया अभी बता देते हैं ना, अप्लाइड फोर्स के बीच में हमने इसके क्यों बनाया, सुनना ध्यान से, है ना। और बच्चों इस ग्राफ के बाद आपका पूरा की पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब, और जितने भी छोटे मोटे आपके जो कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे वो सब, सारे की सारी बिल्कुल चीज़ें क्लियर होने वाली है, क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा इस ग्राफ के बाद, ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, देखो बच्चे, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन होता है ना, और ये तभी लगेगा जब ब्लॉक मूव करने लगा होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है भैया, ये वैल्यू फिक्स है ना, ये वैल्यू फिक्स है भैया, लगेगा तो इतना लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, सब बातें, है ना। मगर स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ भैया कुछ और कहानी है ना, ये है। अब तुमको यहां समझ में आने वाला है, ध्यान से समझना, यहां समझ में आने वाला है आपको सेल्फ एडजस्ट का मतलब क्या होता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ना बेटा असलियत में 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकती है। देखो हमने वहां पर तक लिखा था, वहां पर इससे पहले लिखा था, क्या लिखा था इससे पहले भैया, कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन होता है, हमने ये लिखा था स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन होता है। वो हकीकत में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो हमने लिखी थी। रियलिटी ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है, वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, खुद का मन का राजा होता है। मैंने आपको बताया ना स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत खतरनाक फिजिक्स जानता है, ठीक है, तो बहुत मज़ेदार है ये। स्टैटिक फ्रिक्शन भैया खुद के मन का राजा होता है, वो कुछ भी वैल्यू अचीव कर सकता है अपनी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी।
अब जैसे मान लो इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया, अब ध्यान समझना बच्चे, है ना, पूरी कहानी क्लियर होने वाली तुम्हारे। जैसे मान लो एक ब्लॉक ले लिया मैंने, ठीक है, और इसका ब्लॉक का जो वेट है वो 10 किलो है, ठीक है, और इसका जो म्यू दे दिया ना बेटा, आपको म्यू दे दिया स्टैटिक, वो दे दिया 0.6, और म्यू के दे दिया कितना, म्यू के कितना दे दिया बेटा भैया, ये दे दिया 0.5। ध्यान से समझना, आसान कहानी है। मैं आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहा, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ चीज़ें समझना, है ना। क्या बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन देखो तो अपना ये धर्म मान लो कि ये सब वैल्यू देखते ही क्या करने का है अपने को, क्या करने का है अपने को, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू लिख दो। मतलब क्या करना है, स्टैटिक फ्रिक्शन सर मैक्सिमम कितना लग सकता है सर, 0.6 इंटू म्यू एस एन, एन है सर 100 इंटू 0.6, है ना, तो ये हो जाएगा सर 60, और काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा सर 50। तो भैया मैक्सिमम जो है स्टैटिक वो लग सकता है 60 तक, भैया 60 तक लग सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने ना फोर्स लगाया 10 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, क्या 10 न्यूटन में ये मूव करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा। अच्छा, जीरो फोर्स में मूव करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा, साफ बात है ना। तो जब फोर्स जीरो लगाओगे, अप्लाइड जीरो करोगे, तो फ्रिक्शन अपोज भी जीरो ही करेगा, तो मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी, ठीक है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। अब मैंने बेटा 10 न्यूटन लगा दिया, भाई ब्लॉक तो चलेगा कब, जब सर 60 न्यूटन पार करोगे आप। इसके अंदर क्षमता है सर कि 60 न्यूटन तक झेल सके, रोक सकेगा ये। आप तुम 10 लगा दो, 20 लगा दो, 30 लगा दो, ये ब्लॉक चलने वाला नहीं है। और एक बात बताओ, जब इसमें तुमने 10 लगाया तो क्या स्टैटिक ने 60 लगाया क्या, नहीं। स्टैटिक सर 0 से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं, सुनो, स्टैटिक की वैल्यू म्यू एस एन होती है, सही बात है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा ही मैक्सिमम लगे। क्यों, क्योंकि स्टैटिक वाला 0 से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी रख सकता है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तू 10 लगाएगा ना तो तुझे अपोज भी 10 का ही करेगा बेटा। जब तू 50 लगाएगा तो तुझे अपोज भी 50 का ही मिलेगा। 40 लगाएगा तो 40 का ही अपोज मिलेगा। अब बात समझ में आ रही है क्या? इसको चलने के लिए इसको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब जब वो 60 के बाद लगाएगा फोर्स तब ये आगे बढ़ पाएगा। इतनी बात समझ लो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई सर कि जितना फोर्स लगाते जाओगे उतना ही अपोज में मिलते जाएगा। सही बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। तो यहां से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा बच्चे, देखो ध्यान से कि लाइन पहले से ऐसी बनेगी, ऐसे, ठीक है, ऐसी लाइन बनी, इस तरह से इसका ग्राफ बनाया जाता है। क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से समझो। देखो बच्चे, जो इस टॉपमोस्ट पॉइंट की बात करें अगर अपन, तो ये टॉपमोस्ट पॉइंट वाला जो होता है ना, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होती है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों बोला सर? इसका मतलब समझो, क्योंकि ये वैल्यू है बेटा आपकी म्यू एस एन, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला था नाम। सही बात है। अच्छा, 0 से लेकर इस ये लिमिटिंग तक के बीच में जो भी होगा वो क्या माना जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। ये आपको पता है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर आप गाड़ी आगे बढ़ाओगे, इसके बाद अगर गाड़ी आगे बढ़ाएं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या माना जाएगा आपके पास? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। ये वाला हिस्सा जो आपके पास है भैया वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मतलब जिसकी वैल्यू कुछ ऐसी फिक्स होती है, म्यू के एन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब अच्छा आपको ये क्लियर हो गया है ना, कि अगर हमने फोर्स यहां तक लगाया तो यहां तक तो गाड़ी रुकी थी, यहां तक, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने उसको चलने नहीं दिया था। सही बात है। यहां तक मान लो कुछ भी एफ मैक्स यहां पर जो होगा ना, मतलब ये होगा, मान लो जो फोर्स की वैल्यू होगी इस समय फोर्स की वैल्यू कितनी होना चाहिए? जितनी स्टैटिक की थी, है ना, उसको क्लियर करना है। तो ये मान लो अपने पास म्यू एस एन हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है? म्यू एस एन हो गया। तो अब जब ये फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू को क्लियर करता है, तो जैसे ही इसको क्लियर करेगा वैसे इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, और जब भी मोशन में आएगा तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से कम होती है, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे बनाया गया, है ना। स्टैटिक के मैक्सिमम से कम होती है, उसको थोड़ा सा नीचे बनाया गया। सही बात है ना, है ना।
मतलब कि बेटा अगर अपन 60 तक लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है ना, अभी यहाँ पर ये 60 के बराबर होगी, मतलब फोर्स आप 60 लगा रहे होंगे, है ना, और फिर 60 के बाद आप 61 भी लगा दोगे, 60 पॉइंट समथिंग भी लगा दोगे, तो ये ब्लॉक चल देगा और अच्छा एक्सेलरेट भी करेगा। कैसे पता है? क्योंकि जैसे ही आपने 60 से हल्का सा ऊपर लगाया तो ब्लॉक मूवमेंट करने लगा, तो अब स्टैटिक का काम खत्म, अब स्टैटिक की जिंदगी खत्म हो गई, अब आएगी काइनेटिक की। तो अब आपने 60.01 भी लगा दिया ना, तो अब अपोज करने वाला 60 नहीं है, अपोज करने वाला 50 है, तो मतलब नेट फोर्स क्या होगा सर? 10.09, जो भी आप 10.99 इस तरह से बोल दो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना बात आपको? मतलब इतना सा बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो तो हमें समझ में आ जाएगा आपको आ गया है कि बेटा अगर मैंने इस वाले ब्लॉक पर, इसी वाले केस के अंदर बोल रहा हूँ, अगर मैंने 70 न्यूटन फोर्स लगाया तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या है? चलो बताओ, चलो जल्दी से बताओ। इसमें मैंने अगर पूछा आप लोगों से कि भैया अगर मैंने फोर्स 70 न्यूटन लगा दिया तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो तुम में से कुछ बच्चों ने ऐसा करा होगा कि सर 70 माइनस 60 मतलब हो गया सर 10, तो 10/10 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा सर? सर 70 माइनस 60 मतलब सर 10, तो 10/10 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर ये आएगा। तो वो बच्चा बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर वो जब मोशन में आ गया है तो इसकी कहानी खत्म हो गई ना, तो उसको छुपा लो, ये तो हट गया, ये तो मर गया, ये तो अब हटाओ, ये तो हट गया, कहानी क्या आ गई? ये काइनेटिक की। तो 70 माइनस 50 होगा क्योंकि मूवमेंट हो रहा है ना अब, तो 70 माइनस 50 मतलब 20, और 20 इज अ नेट फोर्स, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास मतलब 10, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? अगर ये समझ में आ गया तो भैया आपने स्टैटिक फ्रिक्शन, भैया आपने फ्रिक्शन सीख डाला, आज का लेक्चर्स बिल्कुल आप समझ लो सक्सेस हो चुका है आपके लिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में अच्छे से समझ में आ गया ना आपको बीच में अंतर, तो अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ये ध्यान रहे। अब आपको भैया हर क्वेश्चन बनेगा, जेईई मेंस तक बनेंगे, बस एक आध एग्जाम्पल बताऊंगा आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो और फिर मैं आपको बिल्कुल थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा, उसके बाद फिर अपन यहाँ पर न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए चलिए तो ये कुछ 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे एक्चुअली 3 है, मैं आपको इनके इसके अलावा एक और पूछूंगा। तो ये कुछ 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो कि हम बहुत अच्छे बच्चे से पूछते हैं, तो चलो आज हम आप लोगों से पूछते हैं सबसे, ठीक है? आपको आंसर करना है, ठीक है ना? बढ़िया। देखिए अब आपको तो पता है स्मूथ सरफेस क्या होती है ना, और रफ सरफेस क्या होती है। स्मूथ मतलब जितना म्यू कम हो जाए उतना स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। रफ जैसे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन मुझे कम करना है, बिल्कुल जीरो करना है, स्मूथ चाहिए, तो हम म्यू बोल देते हैं, म्यू जीरो हो जाए, है ना। सिंपल से आपको बात समझ में आती होगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन ये है आपके पास पहला, ध्यान से समझना कि विच विल कॉज मोर रेजिस्टेंस, रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। सोच के बताओ इन दोनों में से मुझे बताओ, रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस, विच विल कॉज मोर रेजिस्टेंस। ज्यादा रेजिस्ट कौन करता है? रफ सरफेस रेजिस्ट करती है ज्यादा कि स्मूथ सरफेस करती है? अगर आप आंसर बोल रहे हो रफ सरफेस सर ज्यादा रेजिस्ट करती है, तो आपका आंसर गलत है, और आंसर है इसका स्मूथ सरफेस। आंसर है इसका बेटा स्मूथ सरफेस ज्यादा रेजिस्ट करेगी। अच्छा ऐसा क्यों है सर? देखिए अगर आपने स्मूथ सरफेस ले ली, स्मूथ सरफेस मतलब एकदम बिल्कुल चिकना कर दिया, स्मूथ सरफेस ले लिया आपने, बिल्कुल चिकना स्मूथ सरफेस, तो क्या होगा ना बेटा, जब आप स्मूथ कर दोगे तो एक ब्लॉक के नीचे जो ब्लॉक है, जैसे समझना ध्यान से, जैसे आपने स्मूथ कर दिया तो ये वाला जो ब्लॉक का ये वाला लेयर है, और जो ग्राउंड का लेयर है, ये या तो इसको ग्राउंड बोले या फिर कोई सा एक और ब्लॉक बोल दो ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों लेयर बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम चिकने हो चुके हैं। तो ये जैसे ही एक दूसरे के पास रखा जाएगा, जैसे इन दो को एक दूसरे के पास रखा जाएगा, ये स्मूथ होने के कारण ये एटॉमिक लेवल पर पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही अपने एटॉमिक लेवल पर पास पास आएंगे ना, तो क्या होगा, इसमें वन डबल फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि ये उस रेंज में आ जाएंगे जहां पर इंटर एटॉमिक फोर्स लगता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स लगता है ना। एटॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो ये इतने नज़दीक हो जाएंगे कि इंटर मोलिकुलर फोर्स लगने लगेगा। अगर स्मूथ सरफेस हो गई तो, बिल्कुल स्मूथ हो गई तो अगर ये इंटर मोलिकुलर फोर्स लगने लगे तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, तो ये इसको बिल्कुल एकदम स्टिक कर लेगा। मतलब कि अगर आपने स्मूथ कर दिया ना बेटा, अगर आपने स्मूथ कर दिया ना बिल्कुल,
तो भैया वहाँ पर वो सरफेस चिपक जाएगी एकदम से, और चिपक जाएगी तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे ढंग से, है ना। और इसी चीज़ को जो हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल अभी हमने जैसे बताया कि एकदम स्मूथ कर दो, तो जब ये स्मूथ प्योरली स्मूथ कब होती है पता है, जब आप उसको बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे ले जाते हो, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे ले जाते हो, ठीक है, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पर ले जाते हो ना, तब ये बिल्कुल वहाँ पर इसको स्मूथ करा जाता है। और इसी को बोला जाता है कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, आपने वेल्डिंग सुनी है ना, जब भी वेल्डिंग तो सुनी होगी, तो वेल्डिंग में एक ये भी होता है कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है, इसमें बहुत माइनस डिग्री टेम्परेचर में, मतलब -100 -200 के करीब बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हम -150 के और नीचे चले जाएं, उसमें हम कोल्ड वेल्डिंग करते हैं, हम स्मूथ सरफेस कर देते हैं, और जब दोनों को पास लाके ऐसे फोर्स लगा के चिपका देते हैं, तो वो जो रोड है, जो भी आपने जो टुकड़े को जोड़ा है, वो एकदम रियल की तरह दिखेगा। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि स्मूथ सरफेस भी कभी भी 100% स्मूथ नहीं होती। तो मतलब कि जो जोड़ा गया है वो 100% तो प्योर नहीं, मगर 99.99 भी है तो बिल्कुल हो गई। 100% तो देखो कोई भी चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखना। तो मतलब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर स्मूथ कर दिया तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण वहाँ पर इंटरलॉकिंग और ज़बरदस्त हो जाएगी। इंटरलॉकिंग तो छोड़ो, वहाँ पर तो क्या होगा, एटॉमिक लेयर आ गई एक दूसरे के पास, है ना। तो वहाँ पर इंटर एटॉमिक फोर्स जब लगे तो उसमें और अच्छे से उसको अटैच कर लिया, मतलब रेजिस्टर तो और ज़्यादा हो गया, मतलब जब आप फोर्स लगाओगे तो आपको और ज़्यादा रेजिस्ट कर देगा वो, तो फिर ठीक है। तो स्मूथ सरफेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा रेजिस्ट करेगी। तो तुम बोलोगे सर, आप तो बोल रहे थे सर स्मूथ सरफेस का मतलब होता है कि बिल्कुल फिसलना, बिल्कुल निकल जाना एकदम, स्मूथ का मतलब तो ये होता है। तो फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू शो दैट कि फ्रिक्शन ऑन स्मूथ सरफेस इज लेस देन फ्रिक्शन ऑन रफ सरफेस। हम ये तो जानते हैं कि सर स्मूथ सरफेस मतलब फ्री टू मूव हो जाती है, ठीक है ना। तो सर फिर ये कैसे शो करोगे आप, तो भैया आप इसको इस तरह से समझो, इसको इस तरह से समझो कि जिसमें ज़्यादा बम्प होंगे, मतलब आप इसे बोलो मोर बम्प्स का मतलब है मोर रेजिस्टेंस, ठीक है, या हम बोले रफ सरफेस, या हम बोले रफ सरफेस, ठीक है। आपके पास ज़्यादा बम्प्स होंगे तो उसमें ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। या बोले हम शार्प एजेस ज़्यादा हों, है ना, शार्प प्रोजेक्शन हो, शार्प प्रोजेक्शन, जितने ज़्यादा शार्प प्रोजेक्शन होंगे उसकी सरफेस में उतने ज़्यादा वो रेजिस्ट कर पाएगी, ठीक है। और जितने कम होंगे तो लेस प्रोजेक्शंस होंगे, जितने लेस प्रोजेक्शंस तो उतनी स्मूथ होगी, ठीक है। तो लेस रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, लेस रेजिस्टेंस होगा और उतनी स्मूथ होगी। बात समझ में आ रही है क्या, इससे बात आपको क्लियर हो गई, है ना। ज़्यादा ऐसी वाली अगर सरफेस होगी तो ये ज़्यादा रफ होगी, है ना। और यही चीज़ अगर उसमें बिल्कुल कम है मगर कम है, तो ये थोड़ी स्मूथ मानी जाएगी। क्लियर है आपको, अब क्लियर है। जितने कम प्रोजेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा स्मूथ मानी जाएगी, जितने ज़्यादा प्रोजेक्शंस होंगे उतना ज़्यादा रफ माना जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। तो थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा मामला है, अब मैं बता रहा हूँ पेचीदा मामला है, मैं कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ें पेचीदा ये हो जाती हैं, ये तो क्योंकि स्मूथ में तो आप देख सकते हो ना, ये वाली हालत भी हो रही है ना। मगर आप जनरली अगर अपन बात करें, जनरली बात करें तो स्मूथ वाली सरफेस में जब आप बिल्कुल स्मूथ कर देते हो तो चीज़ें चिपक जाती हैं, ये आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल क्लियर, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। और अगर आप जनरली समझना चाहते हो कि रफ सरफेस क्या होती है तो बोल देना उसमें जितनी ज़्यादा प्रोजेक्शन वो रफ मानी जाएगी, कम प्रोजेक्शन तो कम रफ मानी जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, है ना। और मैं अगर आपको फिजिक्स के हिसाब से बताऊं, बेटा फिजिक्स के हिसाब से बताऊं, तो ध्यान से समझ लो हमारी बात, फिजिक्स के हिसाब से ध्यान से समझना कि स्मूथ सरफेस और फ्रिक्शनलेस सरफेस एक ही है। पहली बात तो फ्रिक्शनलेस सरफेस एक ही है, ठीक है। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हर स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं हो सकती ना, समझ रहे हो ना। इसने तो फ्रिक्शन खतरनाक दिया था, अभी आपने देखा, है ना। मगर मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स के हिसाब से जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी आपको, तो आप यही लेके चलना कि स्मूथ सरफेस फ्रिक्शनलेस होती है और दोनों एक ही चीज़ है।
और म्यू इजिकल टू 0 को भी हम बोल सकते हैं। म्यू इजिकल टू 0 हो तो मतलब समझ जाओ वो स्मूथ सरफेस है। ये आप मान के चलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप ये मान के चलना। ठीक, और दूसरा ये कि 100% अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो 100% कभी भी 100% स्मूथ सरफेस, मतलब हम बात करें फ्रिक्शनलेस सरफेस, है ना, 100% म्यूजिकल टू 0 अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। 100% कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर हो गया? तो बस ये आपको मैंने कुछ 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको बता दिए कि आपको स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में किस तरह से शो करना होगा, तो बोल देना बम्प से शो कर देंगे। और अगर आप स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में बोले कि ज़्यादा रेजिस्ट कौन करता है, तो बोल देना भैया स्मूथ सरफेस ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, वहाँ पर वो एटॉमिक लेयर जो है वो ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आ जाएगी, और कॉन्टेक्ट में आएगी और स्मूथ है तो एटॉमिक इंटर एटॉमिक फोर्स लगेंगे, वन डबल फोर्सेस पर आ जाएगा वो, इसलिए। क्लियर हो गया ये वाली कहानी? एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, अगर मैं एक ट्रेन पर बैठा हूँ, मैं अगर एक ट्रेन में बैठा हूँ और उस ट्रेन पर हमने ऐसे डस्टर पकड़ा है और हम ट्रेन में बैठे हैं और हमने अपने हाथ में डस्टर पकड़ा है और ये मार्कर हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये मार्कर ना रखें, उसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया, कॉइन, ठीक है। जाहिर सी बात है कॉइन अभी इसके साथ चल रहा है, सही बात है। अब मैंने बेटा कॉइन को ऐसे मार दिया, आगे सुनना, मैंने कॉइन को ऐसे मार दिया, बता जल्दी कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगा यहाँ पर, कौन सा लगा फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक काइनेटिक? तो तुम बोलोगे क्या? काइनेटिक, क्योंकि सर वो कॉइन इसके रिस्पेक्ट में मूव करा तो सर उसमें काइनेटिक लगा। अच्छा ठीक है, अब मैंने उसको इधर रखा और मैंने कोई फोर्स नहीं मारा, अब मैंने कोई फोर्स नहीं मारा, तो बताओ स्टैटिक या काइनेटिक? पहली बात तो बताओ फ्रिक्शन लगेगा भी क्या? अब मैंने इसको यहाँ पर पकड़ा, कॉइन रख दिया और मेरी ट्रेन जा रही है ऐसे करके, ये ट्रेन जा रही है ना, और मैं इसके ऊपर, मैं तो अंदर बैठा हूँ भैया, मैंने इसके ऊपर कॉइन रख दिया भैया, ये लो कॉइन रख दिया। अब क्या? अब बताओ कॉइन पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? तो ध्यान रहे कॉइन पे फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है? वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कॉइन पे फोर्स नहीं लग रहा है, वैसे हमें नींद आ रही है कॉइन पे फोर्स नहीं लग रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बेटा ध्यान से समझो, तुम ट्रेन के साथ बैठे हो और ट्रेन चल रही है तो तुम चल रहे हो तो तुम्हारा हाथ में जो डस्टर है वो भी चल रहा है, और डस्टर के ऊपर वो जो कॉइन रखा है उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला कौन है आगे? तो बोलना स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, क्योंकि सर उन दोनों में सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उसको स्टैटिक फ्रिक्शन साथ में चला रहा है, और वो इतना काबिल है कि उसको साथ में चला सकता है। अगर वो इतना काबिल ना होता, बिल्कुल चिकनी सरफेस होती, कॉइन रखा होता, तो अगर आप ट्रेन में बैठे होते ना तो वो कॉइन बार बार पीछे की तरफ गिर जाता, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपको 2 चीज़ यहाँ पर बताइए कि अगर कॉइन जस्ट रखा है और आपने मारा तो उसमें काइनेटिक लग रहा है, और उसको रखा और आपने छोड़ दिया ऐसे और ट्रेन में बैठे हो तो उसमें लगेगा क्या? स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक लग जरूर रहा होगा, ये ध्यान रखना। और तीसरी बात, अगर मैं ट्रेन से उतर के इस डस्टर को ऐसे रख के कॉइन को रख दूं, अब मैं पूछूं बताओ, अब मैं सरफेस में बैठा हूं, खड़ा हूं मैं तो, है ना, ग्राउंड पे, अब बताओ इस कॉइन पे फोर्स लग रहा है क्या? तो आंसर आएगा नहीं। अब इस कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, अब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम जल्दी से इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अब मजा आने वाला है आपको, जबरदस्त मजा, ठीक है, अब मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहां पर करेंगे क्वेश्चंस। अब हमारे पास थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है और अब चलेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। तो बढ़िया, अपन शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए पहला क्वेश्चन, सिंपल सी बात, मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, और इस सरफेस के इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया और ये 10 किलो का है, फोर्स लगाया F, ठीक। क्वेश्चन ये है कि इस सरफेस का अगर आपको दे दिया गया कि म्यू एस दिया है 0.6 और म्यू के दिया है 0.4। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पहली बात मैं आपको 2 चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कल को बोला जाए कि म्यू एस म्यू के नहीं बोला, बस ये बोला कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6 एंड 0.4, इसका मतलब क्या हुआ? 0.6 कौन? म्यू एस। समझ में आता है, जो ज़्यादा है वो म्यू एस है अपने पास, है ना, ये अपन को बात समझ में आ गई। अब मान लो कि भैया लोगों ने सिर्फ एक वैल्यू दी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टैटिक भी वही है और काइनेटिक भी वही है, ये ध्यान रखना, स्टैटिक भी वही है और काइनेटिक भी वही है, सिंपल सी बात है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोला है आप लोगों को, ध्यान से सुनो। फोर्स लगाया आपने F, 10 किलो का ब्लॉक है, म्यू एस और म्यू क्यू आपको दे रखा है, बहुत बढ़िया सर। अब आपको ये बोला गया कि भैया
केस ले लेते हैं 3। आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो निकाल लो भैया। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भैया आपको एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। पहला केस ये है कि फोर्स की वैल्यू ले लो आप कितनी, 40 न्यूटन। दूसरा केस ये है, फोर्स की वैल्यू ले लो आप 50 न्यूटन। और तीसरा केस ले लो, फोर्स की वैल्यू है आपके पास कितनी, 70 न्यूटन। चलो तो बेटा कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, ये दो, इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, इसमें भी निकालो, मतलब 6 क्वेश्चन से, ठीक है। तुरंत ट्राई करो और अब इसका सॉल्यूशन देखो, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मजेदार। सुनो, देखिए भैया, पहली बात, क्वेश्चन देखते ही मैंने आपको बताया धर्म क्या है अपना, क्वेश्चन देखते ही क्या लिख देना है, इसकी औकात लिख देना है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है सर, मैक्सिमम कितना लगेगा सर, 0.6 × 10 मतलब 60 सर। स्टैटिक लगेगा 60 और काइनेटिक लगेगा सर 40। बहुत बढ़िया सर, पहले ये लिख दो सर। 60 तक तो नहीं चलेगा, हमें ये पता है, बहुत अच्छे। चलो आओ, पहला क्वेश्चन बेटा को, पहला क्वेश्चन करें। जब आपने लिया फोर्स को कितना, 40 न्यूटन, है ना बेटा, ध्यान से बताओ। जब 40 लगाओगे तो एक्सेलरेट तो करेगा नहीं, 60 तक तो भैया संभालने के लिए बैठा ही है स्टैटिक, तो भैया एक्सेलरेशन 0 है ना, तब तक तो नहीं चलेगा। और फ्रिक्शन कितना अपोज करेगा बेटा, फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, और सर वो उतना ही लगेगा जितना इसने लगा दिया फोर्स, मतलब 40 है ना, 40 लगा रहा था तो 40 को अपोज कर दिया, सिंपल सी बात है सर। दूसरा 50 लगाएगा तो सेम सर, बिल्कुल सेम है ना सर। 50 लगाओगे तो भी एक्सेलरेशन 0 है हमारे पास, और सर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लगेगा सर, वही 50 है ना। आप स्टैटिक बोलो, कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बोलेंगे फ्रिक्शन कितना लग रहा है तो बोल देना 50 है ना। स्टैटिक इसलिए हटा दो आप, ठीक है। क्या लगा फ्रिक्शन 40 ऊपर, और इसमें नीचे वाले में 50, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर 50 जब फोर्स लगाया सर वो तो के से बड़ा है, तो के की बात तो तभी आएगी ना जब स्टैटिक को पार कर पाओगे, नहीं तो पार ही नहीं कर पाओगे आप तो, इसलिए है ना। अभी ऐसा मत सोचना कि भैया 50 सर वो तो फिर 40 को क्रॉस करेगा, के से तो मतलब ही नहीं है। जब तक स्टैटिक को क्रॉस ना करे तब तक कुछ दिक्कत नहीं। अब देखो क्रॉस करने के बाद थर्ड वाले में क्या दिया आपको सर, 70 लगा दिया। अब लगाया फोर्स 70 सर, तो अब क्या होगा सर, 60 से बड़ा है, तो अब 60 वाली कहानी खत्म हो गई। अब इस ब्लॉक पर देखा जाए तो ये वाली कहानी आ रही है, क्या आ रही है देखो ध्यान से, कि सर यहाँ लगाया गया कितना सर, यहाँ लगाया 70 सर। अपोज कितना करा सरफेस ने सर पीछे की तरफ कितना लगाया होगा रेजिस्टेंस सर 40 है ना, काइनेटिक में 40 लगेगा, तो सर नेट मिला 30, तो सर एक्सेलरेशन हो जाएगा F नेट अपॉन टोटल मास है ना। तो भैया नेट फोर्स कितना है सर अपने पास, 70 - 40 मतलब 30, तो 30/10 मतलब कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग वो करके दिखाओ मुझे, है ना। जल्दी देखते हैं, चलिए। चलो भैया जल्दी से मैं आपको जल्दी यहाँ पर क्वेश्चंस बता देता हूँ, है ना। फटाफट आप इसको ट्राई करो जल्दी, है ना। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास है सिंपल सा, ध्यान से याद रहे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इतना भी आसान नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। चलो ठीक है, हम यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए स्मूथ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, इसमें ना हम म्यू की वैल्यू लिख देते हैं। सुनो देखो, आपको पता है कि स्टैटिक कब लगाना है, काइनेटिक कब लगाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें बेटा एक ही लेके चल रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़। क्या लेके चल रहे हैं बेटा, म्यू = 1/4 ले लिया मैंने, है ना, एक ही लेके चल रहा हूँ, है ना। और क्वेश्चन ये है बच्चे कि यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे 20 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का, ठीक है। और ये बेटा कितना है, 2 किलो का, है ना। तो आपको बताना क्या है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, और फ्रिक्शन कितना है ना। चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना है, और नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना है ना। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि 2 ले लो। अरे यार ये सब तो करते रहोगे ना यार, ये तो कंपोनेंट है बिल्कुल, ये तो बस मजाक मस्ती हो रही है बस, ऐसा मान लो। ये 40, ये 50, ये ले लो 53, ये ले लो 37, 2 किलो, बड़ा आसान है ना, वो ले सकते हो कुछ भी अपनी मर्जी से। क्वेश्चन बनाना खुद से बना लो भैया। ये बन गया अपने पास दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा ठीक ठाक बना देते हैं अपन, है ना, ध्यान से देखें। चलो बेटा यहाँ लगा 12 न्यूटन, अंदर की तरफ लगाया 5 न्यूटन। इसका मास क्या मान ले बेटा, मास मान ले फिर से 2 किलो, और म्यू मान लो बेटा तुम। म्यू कितना मानोगे, म्यू मान लो तुम, म्यू मान लो मास कितना ले ले इसका, 2 किलो ले लें कि 10 किलो ले लें, ठीक है, 12 5 13, ठीक है, 10 किलो ले लो। चलो अच्छा वाला बनाओ, है ना, 10 किलो ले लो,
और फिर भैया म्यू ले लेते अपन 0.1, म्यू लेना पड़ेगा 0.1, ठीक है। चलो म्यू ले लिया अपने 0.1 अभी समझने के लिए, ठीक है। चलिए ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से अटेम्प्ट करो और अब इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर आपको क्या है, फोर्सेस लगा दो जल्दी जल्दी आपको, है ना। इन तीनों में क्या फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फाइंड करना है तीनों में, है ना। चलो भैया इस वाले में बता दूं जल्दी। पहले बात क्वेश्चन देखते ही इस वाले में देखो म्यू, म्यू क्या है इसमें भी सेम, म्यू इक्वल टू 1/4, है ना। इसका म्यू दे दिया है। चलो क्वेश्चन देखते ही क्या करने का है अपने को, सबसे पहले आपको इसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिख देना। तो बेटा फ्रिक्शन क्या होता है ध्यान से सुने सर, म्यू एन। सर यहाँ नॉर्मल बदलेगी क्या, बिल्कुल बदलेगी बेटा, देख ध्यान से। यहाँ पर देखोगे तो बेटा 20 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये 37 तो ये 37, तो ये 20 का cos 37 है। हॉरिजॉन्टल वाला जो है 20 का cos 37 डिग्री है ना। तो cos 37 डिग्री तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 4/5। तो 4/5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। देख लो एक बार, 4/5 में ये हो रहा है क्या, 16 और 12, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 16। तो अब अगर आप देखो तो म्यू एन करना है मुझे बेटा, है ना, म्यू एन। तो पहले तो अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो बेटा क्या होगी, म्यू कितना है सर 1/4, ठीक है। एन सर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो सर 20 + 12 तो 32, तो सर ये हो जाएगा अपने पास 8 न्यूटन। सर स्टेट ये जो फ्रिक्शन हुआ सर वो 8 न्यूटन हुआ। क्या हमारा आगे की तरफ लगने वाला फोर्स, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स 16 है और ये तो 8 है, तो हमारा ब्लॉक चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, तुरंत चलेगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, ये देखो सर कहानी ऐसी हो गई फिर। सर ये ब्लॉक है 2 किलो का, फोर्स लगाया इसमें सर आगे की तरफ कितना सर 16, है ना। और सर अपोज करने वाला कितना है सर, अपोज करने वाला है सर 8। तो सर क्या हो जाएगा नेट, ए इज इक्वल टू 16 - 8 अपान में टोटल मास 2, है ना। तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म काम। और फ्रिक्शन कितना लगा सर, फ्रिक्शन लगा 8। ये बड़ा आसान हो गया, सिंपल। इसको करके दिखाओ जल्दी से, तुरंत करके दिखाओ। सेम इसी तरह से करना है भैया, अब है ना, आप तो कर ही सकते हो। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। क्या करना पड़ेगा सर, वही कंपोनेंट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये लो भैया 50, चलो भैया 40 का cos 53। तो भैया cos 53 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 3/5। तो 3/5 करोगे तो 24, है ना, सही बोल रहे हैं, हाँ। और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से सोचो। तो ये 24 है ना। तो ये हो जाएगा 4/5, तो ये 8 × 32, तो 32 नीचे हो जाएगा, है ना। इसकी बात करें तो देखो जल्दी जल्दी करो, इसके 2 कंपोनेंट करो जल्दी जल्दी। तो इसका cos 37 डिग्री, तो 50 का cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 50 का cos 37 डिग्री तो हो जाएगा कितना, 4/5, है ना। तो 4/5 करोगे तो ये 40 और ये 30, है ना। तो अब अगर इसको देखें इज्जत से, अच्छे वाले डायग्राम पे, सुंदर डायग्राम पे, सुंदर डायग्राम पे, सुंदर डायग्राम। चलो भैया, तो सर इसमें नीचे की तरफ लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं सर। सर एक तो 32 है और ऊपर 30 है सर। एक सेकेंड, क्या नीचे 32 ऊपर 30, तो क्या नीचे इफेक्टिवली 2 लगा, बिल्कुल करेक्ट सर। नीचे एक तो उसका वेट लग रहा है सर 20, सर नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिली सर 22, बहुत अच्छे सर। तो सर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बात करें तो सर कितना हो गया सर फ्रिक्शन, सर म्यू × n, मतलब सर म्यू हो गया सर 1/4 × 22, मतलब सर 11/2, और 11/2 का मतलब मैं 5.5 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, 5.5, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सर चलाने वाला कितना है सर, चलाने वाला सर आगे 24 + 40, तो मतलब 64, आगे की तरफ चलाने वाला है सर 64। सर 64 चला रहा है, अपोज कितने मिलेगा सर 5.5 का। सर 5.5 का अपोज मिल जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ए क्या बोलूँगा सर 64 - 5.5 अपान में टोटल मास कितना है सर 2 किलो। तो ये आंसर जो भी है निकाल लो आप, तो अपने हिसाब से कितना आ रहा है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो आओ इस वाले पर आओ। इस वाले पे मैं आपको एक लाइन नोट कराना चाहूँगा, आप जरूर नोट करना उस बात को। क्या है नोट, वो ये है कि कभी भी फ्रिक्शन नेट फोर्स को अपोज करता है, ना कि इंडिविजुअल फोर्स को। क्या बोला हमने, ऑलवेज अपोज नेट फोर्स। फ्रिक्शन ध्यान से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज नेट फोर्स,
है ना, नॉट इंडिविजुअल। नॉट इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना, ध्यान रखना। क्यों बोला ये, इसके लिए मैंने लगाने के लिए बोला। देखो क्या है ना, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से करा होगा। देखो सर, साफ बात है कि इसकी पहले तो मैं आपने मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, म्यू एस एन के हिसाब से लिख दो। तो सर आपने जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी, है ना, जो रेजिस्ट कर सकता है फ्रिक्शन, वो क्या हो जाएगा सर, एन है नॉर्मल, तो नॉर्मल है 100 इंटू 0.1 तो 10 हो जाएगा सर। सर 10 हो गया फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू 10 है। अब सर 12 इधर लग रहा है, तो सर 12 को ये 10 अपोज कर देगा। और सर 5 अंदर लग रहा है, 5 अंदर लग रहा है, तो सर 5 अंदर लग रहा है तो वो तो चला ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि 10 सर उसका मैक्सिमम है। ठीक है, तो सर आपका जो आंसर होगा ना सर, फिर वो 12 माइनस 10 मतलब 2, और 2/10 करोगे तो मतलब 0.2 आपका आंसर होगा। अगर आप ए से सोच रहे हो, मतलब अगर आप ए से सोच रहे हो कि इधर का A1 एक्सेलरेशन निकालूं, अंदर का A2 एक्सेलरेशन निकालूं और A1 A2 का रिजल्टेंट निकाल दूं, उससे आंसर आएगा, तो बेटा वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी करना ही नहीं। फ्रिक्शन हमेशा टोटल फोर्स को अपोज करता है, ना कि इंडिविजुअल को। अभी आपने ऊपर देखा है ना, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूजन में बैठे होंगे अभी तक, पता है। तो सुनो बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कभी भी ऐसा है तो ये क्या करना कि बेटा इसमें आप ऐसे देखो, फिर आप ऐसे देखो कि ये जो ब्लॉक है ना 10 किलो का, ये बात तो क्लियर है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी, 10 न्यूटन। मैक्सिमम भैया 10 लग सकता है, ठीक है। तो भैया आप बस ये देखो कि 12 और 5 का रिजल्टेंट क्या है। सर 12 इधर 5 अंदर, तो क्या सर 13 इधर लग रहा है, 12 5 का रिजल्टेंट 13 होता है, 13 न्यूटन उधर लग रहा है। तो सर फ्रिक्शन 10 ही लग सकता है मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन 10 इधर लग जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होगा एफ नेट कितना, 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 अपॉन टोटल मास, मतलब ये। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, अभी बताओ कितना आ रहा है ये, 0.3 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इससे पहले आप आंसर क्या दे रहे थे, 0.2 है ना, इससे पहले आप क्या आंसर दे रहे थे 0.2, तो सोचो गड़बड़ हो गई ना वो 0.2। और ऑप्शन में वो भी रहेगा, ऑप्शन में पक्की बात है, और गलत ऑप्शन हमेशा अपने पास मौजूद रहता है पेपर में, गलत ऑप्शन हमेशा अपने पास पेपर में मौजूद ही रहेगा, बस तुम्हें गलती नहीं करना है, ठीक है। समझना, हमेशा नेट फोर्स को अपोज करता है, तो इसलिए नेट फोर्स निकालना और फिर अपना सॉल्यूशन करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक। चलिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और यही आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है, आप मुझे देखो बेटा, आप सुनो मेरी बात, आपको आज का लेक्चर मस्त समझ में आया होगा, मुझे पता है, ठीक है। आप लोगों को हमने पूरी डेप्थ में एकदम अंदर तक ले गया हूँ, एटॉमिक लेवल पर हमने फिजिक्स बता दी आज, मतलब फ्रिक्शन में, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि लोगों को इसमें समझ में ही नहीं आती। इसके बाद इसके बारे में आपको ज़्यादा मतलब नॉलेज आपको कहीं मिलेगा भी नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक तो आपको फ्रिक्शन बिल्कुल इन डेप्थ क्लियर है, कोई पूछ ले तो कहीं से भी आप बिल्कुल डेप्थ में बता सकते हो। दूसरी बात, अब आपको स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन में अंतर पता है, कब कौन सा लगेगा वो भी पता है, क्वेश्चंस कर लिए थोड़े बहुत, ठीक है। और कुछ मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। और इन सब के आंसर मुझे कमेंट में बताना, इन सब के आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो एक ये हो गया, क्या बोला इसमें कि एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। अगर इस डब्बे पे हमने 12 न्यूटन और 5 न्यूटन, 12 इधर 5 अंदर की तरफ लगाया, ठीक है, और म्यू की वैल्यू दी है 0.5। पहला केस, इसका मास दिया है 2 किलो और दूसरा किस का मास लिया है अपने 3 किलो। तो अब बताइए कि दोनों ही केस में एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटी दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन, एक काम करो ये ले लो, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही दे रहा हूं, बस मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बने। इस तरह से आपको दिया जाएगा,
तो आपको यहाँ पर बताना है एक्सेलरेशन क्या है और फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। इस तरह से आपको बोला है ना। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बेटा। ये आसान क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मगर इसको ट्राई करना थोड़ा सा अच्छे से, हर एक से नहीं बनेगा, बस जरा सा एक सोचना है, सिंपल सी बात है। वो जरा सा सोच लिया आपने तो काम हो गया, ख़त्म। बहुत लल्लू क्वेश्चन है, कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ठीक है। इसके बीच में जो है म्यू फाइंड करना है, और ये सरफेस दिए स्मूथ, मतलब 0 दिया म्यू, ठीक है ना। और ये जो है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है ना। तो बेटा क्या बोला क्वेश्चन में कि ये इंक्लाइन प्लेन है, जो इस वाले इंक्लाइन प्लेन का जो ये इंक्लाइन प्लेन है ये स्मूथ है बिल्कुल, म्यू इक्वल टू 0 है, और ये कैपिटल एम के ऊपर एक स्मॉल एम रखा है। अब आपको ये बोला गया कि इस कैपिटल एम के ऊपर सरफेस में म्यू आपको फाइंड करना है इस तरह कि स्मॉल एम वाला इस कैपिटल एम वाले को लीव ना करे, या हम बोले कि ये इसके रिस्पेक्ट में ना चले, है ना। इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक, है ना, एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बोला गया। तो आपको क्या फाइंड करना बेटा, म्यू फाइंड करना आपको, है ना। चलिए तो बेटा आपको ये 3 होमवर्क में हमने क्वेश्चन 3 जो है होमवर्क में दिए हैं। कमेंट में अपने आंसर बताना, बिल्कुल अच्छे से, खुद बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से करना, और अपने आंसर जो भी आए प्रॉपर अपने कमेंट में लिख देना। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा किसका आंसर सही जा रहा है, किसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताना कि आज का लेक्चर मज़ेदार था या नहीं। देखिए बहुत डेप्थ में था, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं पर आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा बोर हो गया, मगर ये ध्यान रखना आपको हर चीज़ मैंने आपको डेप्थ में बताई है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ छोटी मोटी बता के आगे बढ़ गए, नहीं। आपको मैंने स्टार्टिंग से पूरा जितना था, आपने पहले आपको हमने 5-6 पॉइंट लिखा है फ्रिक्शन के, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन बताई, उसके अंदर अंतर बताया क्या होता है, टाइप्स बताए, फिर हमने उसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा, ये सब हमने क्लियर कर लिया था, सब चीज़ क्लियर है ना। इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद हमने फिर क्वेश्चंस करे, और सब हमसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं जो कि आप मुझे पक्का बताओगे, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताना कि किस तरह आपको आज का लेक्चर लगा, ठीक है। चलिए थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर सच में बहुत ज़ोरदार होने वाला है, क्योंकि अब थ्योरी वेरी ज़्यादा नहीं है, अब है न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए थैंक यू।